नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। स्वर। स्वर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? मध्य स्वर क्या होते हैं, अग्र स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार से और बारीकी से समझेंगे। आज वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा, उस पर इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, परंतु कई दिनों के पश्चात बाद में आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा, भूल जाएंगे। यदि आप कॉपी पर लिखे रहेंगे तो दोबारा यह वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा था। आइए एक बार पुनः थोड़ा शीघ्रता से इसके बारे में जान लेते हैं। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से होते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई। स्वर 13 होते हैं। स्वर 13 होते हैं परंपरागत दृष्टि से, परंतु उच्चारण की दृष्टि से यह 11 ही होते हैं। अयोगवाह होते हैं। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो स्वर होते हैं वो परंपरागत दृष्टि से 13 होते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से 11 स्वर ही होते हैं। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से होते हैं। जैसे अ, हम अ लिखे हैं तो इसके उच्चारण में या इसको लिखने के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, बल्कि यदि हम व्यंजन लिखेंगे, जैसे क लिखेंगे, तो व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। यदि हम क लिखेंगे तो उसमें अ आएगा, क का उच्चारण करेंगे तो उसमें अ आएगा। क बोलिए, क, अ आ रहा है ना, तो इसको आप पृथक करेंगे तो क धन अ, आधा क धन अ। ऐसे ही आप सभी व्यंजनों को अलग करेंगे तो उसमें दूसरे वर्णों की सहायता लिया जाता है, लिया गया होगा, अब देखेंगे तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। परंपरागत दृष्टि से स्वर 13 होते हैं तथा उच्चारण की दृष्टि से स्वर 11 ही होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं: अ, ई, उ तथा रे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दूना समय लगता है। अच्छा हाँ, यह एक मात्रिक स्वर भी कहलाता है और यह द्विमात्रिक स्वर भी कहलाता है तथा यह त्रिमात्रिक स्वर भी कहलाता है, अर्थात ये जिनके उच्चारण जितना ये उच्चारण करेंगे उससे दूना इसमें लगेगा और इससे 3 गुना इसमें लगेगा। और इनका परिभाषा भी यही है: ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कम समय में हो जाता है, जिनके उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। तथा दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दूना समय लगता है। और प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। दीर्घ स्वर आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, अ होते हैं। अच्छा, एक री और होता है जहाँ पर यहाँ होना चाहिए था दीर्घ री होना चाहिए था। री तो ये ह्रस्व स्वर छोटा वाला है। एक री और होता है दीर्घ री, जिसका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम दीर्घ यहाँ री को नहीं लिखे हैं, नहीं तो यहाँ भी एक री होना चाहिए। समझ में आया? प्लुत स्वर क्या होते हैं? अभी हमने बताया, वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुने में होता है, 3 गुना समय लेता है। और इसका प्रयोग हम किसी को बुलाने के लिए, चिल्लाने के लिए और रोने के लिए, पुकारने के लिए करते हैं, और किसी को बुलाने के लिए करते हैं। जैसे हो गया ओम, हे राम, बाप रे। आया समझ में? इनका उच्चारण कम समय में होता है, इससे दूना इसका होता है और इससे 3 गुने समय में इसका होता है। और हाँ, एक प्रश्न और उठता है कि मूल स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर में मूल स्वर माफ कीजिएगा, यही 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर में यही 4 मूल स्वर भी होते हैं, इनको हम मूल स्वर बोलते हैं। ये मूल स्वर कहलाते हैं। ये चारों ह्रस्व स्वर भी हैं, एक मात्रिक स्वर भी हैं और मूल स्वर भी हैं। दीर्घ स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर में मूल स्वर 3 होते हैं।
आ, ई और ओ, ये क्या होते हैं? ये मूल स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में ये 3 मूल स्वर हैं। और आप लोग कहेंगे कि ए, ऐ, ओ क्या होते हैं? दरअसल यह संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ऐ, ओ, यह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और यह 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। यह 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, इसलिए यह मूल स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। आप लोग कहेंगे 2 वर्ण कौन कौन से इसमें हैं? तो आप लोगों ने कुछ लोग पढ़े होंगे, तो जो ए है वो अ और ई के मेल से बना है। अ धन ई के मेल से ए बनता है। आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ए बनता है। और अ प्लस ए आता है तो ए बनता है। अ प्लस अ धन ए आता है तो ए बनता है। और अ धन उ आता है तो ओ बनता है। और अ धन ओ आता है तो औ बनता है। कुछ लोग पढ़े होंगे, क्योंकि जो ए, ऐ, ओ, औ होते हैं वो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। ए जो है वो आ के बाद ई आता है तो ए बनता है। आ के बाद ए आता है तो ए बनता है। और उ 2 आते हैं तो ओ बनते हैं। और आ के बाद ओ आता है तो औ बनता है। इस तरीके से ये क्या होते हैं? ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर क्या होते हैं? 3 होते हैं। दीर्घ स्वर में मूल स्वर 3 होते हैं। और पूछा जाए ह्रस्व स्वर में कितने स्वर मूल स्वर होते हैं? तो 4 होते हैं। जितने ह्रस्व स्वर होते हैं उतने मूल स्वर होते हैं। वो एक मात्रिक स्वर भी होता है। दीर्घ स्वर में मूल स्वर 3 होते हैं, आ, ई और उ। ये मूल स्वर नहीं होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। ए अ और ई के मिलन से बनता है। ए के मिलन से ए बनता है। और उ के मिलन से ओ बनता है। और ओ के मिलन से औ बनता है। कुछ लोग पढ़े होंगे संधि में आता है, आगे आपको मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि अयोगवाह क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि अयोगवाह क्या होते हैं। अभी हमने बताया कि स्वर जो है वो परंपरागत दृष्टि से 13 होते हैं, जबकि उच्चारण की दृष्टि से यह 11 ही होते हैं, 2 नहीं होते हैं। 2 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं अ और अह। अ और अह क्या होते हैं? अयोगवाह। और अयोगवाह भी 3 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक तथा तीसरा होते हैं विसर्ग। ध्यान दीजिए, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये होता है, ये होता है। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? ये चंद्रबिंदु जिसको बोलते हैं। और विसर्ग क्या होता है? विसर्ग होता है ये डबल बिंदु, जिसको अस्पष्ट ह भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि अयोगवाह 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम तेजी से करते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम तेजी से करते हैं और जिनके उच्चारण में नासिका से हवा निकलती है। जैसे कंस, अंत, नासिका से हवा निकल रही है ना और जोर से बोल रहे हैं, तो वो स्वर होते हैं अनुस्वार। इनका चिन्ह ये होता है, खड़ी पाए ऊपर बिंदी। अंत, जैसे हम लिखते हैं अंत, आपको यहाँ नहीं, यहाँ अंत। आया समझ में? अब अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नासिका द्वारा होता है। नासिका द्वारा होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नासिका द्वारा होता है अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे चाँद, अब चाँद बोलिए तो आपका नासिका काम करेगा, वहाँ से बोला जाएगा, वहाँ पर जोर दिया जाएगा, नासिका। तो ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण नासिका द्वारा होता है अनुनासिक कहलाता है। इसका चिन्ह यही होता है, चंद्रबिंदु। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग को हम अस्पष्ट ह भी बोलते हैं। ये ऐसे खड़ी पाई डबल बिंदी आपने देखा होगा। इसका उपयोग हम इसे अतः लिखते वक्त करते हैं, नमः लिखते वक्त करते हैं और प्रातः लिखते वक्त करते हैं। तो ह के अस्पष्ट ध्वनि वाले इस स्वर को हम शब्द के अंत में लिखते हैं। अस्पष्ट ह भी है, ये पूरी तरह से ह तो नहीं है, परंतु अस्पष्ट ह को हम इस तरीके है और इसको शब्द के अंत में लिखते हैं। आया समझ में? आगे देखिए, अग्र स्वर क्या होते हैं? अग्र स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण
जिनका उच्चारण में हमारे जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाता है। मध्य स्वर, पश्च स्वर इसी पर आधारित है। अग्र मतलब अगला, जिह्वा का अगला, मध्य मतलब जिह्वा का बीच का, और पश्च यानी पिछला भाग। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारे जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाता है। अब आप ई बोलेंगे तो आपके जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठेगा। यदि नहीं उठ रहा है तो आपके उच्चारण में दोष है। अग्र स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जिह्वा का अगला भाग ऊपर उठता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। ये ई, ए और री है। मध्य स्वर क्या होते हैं? जान गए होंगे इसके नाम से ही। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे जिह्वा का मध्य भाग ऊपर उठता है मध्य स्वर कहलाता है। ये अ होता है केवल। अ बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बीच वाला भाग जिह्वा के ऊपर उठेगा। ओ आ रहा है ना। अब पश्च स्वर वही चीज़ हमारे जीभ का पिछला भाग ऊपर उठेगा। अब आप बोलेंगे आ जीभ का पिछला भाग ऊपर उठेगा। आ, ऊ, ओ आ रहा है ना। तो आया समझ में? आगे देखिए, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी क्या होता है? बिल्कुल सरल है, ध्यान दीजिएगा। केवल ज़्यादा विस्तार से हम समझ रहे हैं, गड़बड़ाइएगा मत, ध्यान से समझिएगा। अवृत्तमुखी क्या होते हैं और वृत्तमुखी क्या होते हैं? देखिए, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा होठ जो है कि गोला हो जाता है, ओ, और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा होठ जो है गोला नहीं होता है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा होठ गोला नहीं होता है अवृत्तमुखी कहलाता है। अ, आ ये होते हैं, ये अवृत्तमुखी हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा होठ गोला नहीं हो रहा है। अ, आ, ई, ए और री। जबकि अवृत्तमुखी के स्वर को बोलेंगे तो आपका होठ जो है कि गोला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊ, ओ ये बोलेंगे तो आपका होठ जो है कि गोला हो जाएगा। आया समझ में? आइए एक बार पुनः विस्तार से नहीं, शीघ्रता से चर्चा करते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं और जिनके उच्चारण में हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। परंपरागत दृष्टि से वर्ण 13 होते हैं, परंतु उच्चारण की दृष्टि से यह 11 ही होते हैं। 2 जो है कि वो अयोगवाह होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? और वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये होते हैं अ, ई, उ और रे। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दूना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। माफ कीजिएगा, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। इसका उपयोग हम दूर से पुकारने के लिए, चिल्लाने के लिए या रोने के लिए करते हैं, जैसे हे राम, ओम, रे सोहना, ऐसा सुनिए। और इनका नाम भी यही है, ये एक मात्रिक हैं, ह्रस्व स्वर हैं, एक मात्रिक भी हैं। इसको हम एक मात्रिक बोलते हैं, द्विमात्रिक बोलते हैं, 3 मात्रिक बोलते हैं। 3 मात्रा का समय लगता है, माफ कीजिएगा 1 मात्रा का समय लगता है इसमें 2 मात्रा का और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। मूल स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर में मूल स्वर 4 होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर भी होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं, अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं? 3। कोई पूछेगा दीर्घ स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 3, आ, ई और उ। ये जो स्वर हैं ए, ओ, औ, वो संयुक्त स्वर हैं क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। हमने देखा यहाँ पर, अभी देखा, समझ में आया? अब आइए देखते हैं अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह अहाँ होता है और यह भी 3 प्रकार का होता है, अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम तेजी से करते हैं और जिनके उच्चारण में नासिका द्वारा वायु निकलती है, जैसे कंस, अंत, अनंत। समझ में आया? अनुनासिक क्या होता है? इसका चिन्ह ये होता है चंद्रबिंदु। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम नासिका द्वारा करते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर। समझ में आया? जैसे चांद। विसर्ग क्या होते हैं? इसको हम अस्पष्ट ह भी बोलते हैं और इस
अस्पष्ट ध्वनि वाले स्वर को हम शब्द के अंत में लिखते हैं, जैसे अतः, नमः। आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो भी पूछे या कहीं परीक्षा में दिया जाए तो आप फटाफट लिख दीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। और आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाकर, घंटी को दबाकर आल पर दबा लीजिए, निःशुल्क है। और यह वीडियो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में विस्तार से। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी यह पूरी तरह से पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, देखते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए।